हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 8। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफ कन्वर्जन। ठीक है, इसमें इसमें क्या है कि आपको एक ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, या तो पीवी ग्राफ या पीटी ग्राफ या टीवी ग्राफ कोई भी, और उससे दूसरा ग्राफ बोलेगा आपको फाइंड करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो ये है पीवी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, पीवी ग्राफ दिया हुआ है, तो इससे फाइंड करना है क्या, पीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ। ठीक है, तो पहले इसको खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो और इसमें जितना दिमाग लगाना है पहले लगाओ, मैथमेटिक्स यूज करो, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इस पर आएंगे। ठीक है, चलो पहले इसको ट्राई करो। आया आंसर? देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। इसमें यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि बीसी कर्व जो है वो आइसोथर्मल है। ऐसा ही दिखता है एडियाबेटिक भी ना, वो भी इसी टाइप का दिखता है। तो यहाँ पर तुमको कंफ्यूजन होगा कि ये एडियाबेटिक है या आइसोथर्मल है, इसलिए उसने मेंशन कर दिया है कि ये आइसोथर्मल है। ठीक है, तो आइसोथर्मल के केस में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं पीटी ग्राफ, उसके बाद आएंगे हम वीटी पर। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है कहां से कहां तक, बी से सी तक, तो ये क्या होगा, बी से सी तक ऐसे आएगा, यही ना। तो चलो यहाँ पर बी से सी तक ऐसे कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम है कि बी कौन सा है और सी कौन सा है। अब ऐसा मत दिमाग लगाओ कि बी ऊपर है तो यहाँ बी ऊपर कर देते हैं और सी नीचे है तो सी नीचे कर देते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया? तो फिर इसको कैसे सोचेंगे। अब देखो बी जो है ये क्या है, प्रेशर यहाँ पर भी है और प्रेशर यहाँ पर भी है, वाई एक्सिस पर प्रेशर है ना। तो बी और सी दोनों में बताओ तो प्रेशर किसका ज्यादा है, बी का। इसका मतलब बी होगा ऊपर। क्लियर? तो बी होगा ऊपर, ये तो फिक्स हो गया। तो सी होगा नीचे, यही ना, सी होगा यहाँ। चलो अब देखो बी से ए क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, यही ना। तो तुम बोलोगे क्या, हम बी से ए जो है, बी से ए ऐसा ले रहे हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके राइट साइड में भी हम ले सकते हैं, तब भी प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा। तो फिर तो तुमको सोचना पड़ेगा ना, ये लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड। समझ में आया? अगर मान लो तुम इससे इधर लिया और इधर लिया, दोनों ही केस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो तुम कौन सा लोगे, ये तो सोचना पड़ेगा ना। तो उसके लिए फिर कैसे अब मान लो कि देखो एग्जाम में ऑप्शन तुमको दोनों ही दे सकता है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, अब देखो इसमें तुमको अब बी से ए जो जा रहा है, तो ये तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है ना कि ये इधर होगा या इधर होगा। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, ए से डी या सी से डी, उसको देखो। ठीक है, ए से डी क्या है, प्रेशर नीचे आ रहा है, यही ना, ए से डी। और सी से डी क्या है, सी से डी फिर से प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब देखो सी से डी, अब सी तो फिक्स हो गया, तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगा सी से डी में, जो प्रॉब्लम ए से बी, मतलब इसके लिए जो प्रॉब्लम आ रहा है वही प्रॉब्लम तुमको सी से डी के लिए भी आएगा। लेकिन एक बात तो फिक्स है, जिधर ये जाएगा उधर ही ये भी आएगा, ये बात तो फिक्स है। तो अब देखो बी से ए तक क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बी से ए तक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इधर आते हैं तब और इधर आते हैं तब, दो ही ऑप्शन है ना हमारे पास। बी से ए तक जाने के लिए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो राइट साइड आओ या लेफ्ट साइड आओ। तो अब बताओ प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर, तो देखो अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी के पास हम गए तो यहाँ पर सबका इलाज है। ठीक है, इसके पास देखो सबका इलाज है, कैसे, बी से ए के पास हम ये जाना है ना, तो तुमको इधर और इधर। अब देखो बी से ए के पास वॉल्यूम क्या हो रहा है, बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, और हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसके लिए, मतलब ये जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं वो फिक्स्ड मोल ऑफ गैस के लिए, है ना। तो एन और आर तो कांस्टेंट ही होगा, तो वॉल्यूम टेम्परेचर में क्या रिलेशन, डायरेक्ट। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, इसका मतलब यहाँ देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ होगा। समझ में आया? इसका मतलब ग्राफ किधर गया होगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये तो फिक्स हो गया, लेफ्ट साइड गया होगा, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, कितना आगे गया होगा, ये भी तो क्वेश्चन है। और यहां से सी से डी में कहा गया होगा, ये भी लेफ्ट साइड ही गया होगा। तो ये लेफ्ट साइड हम चले ऐसे। अब सवाल यह है कि कहां तक जाएंगे, कहीं पर तो रुकना पड़ेगा, कहां तक जाएंगे कहां पर रुकेंगे, ये प्रॉब्लम है।
तो देखो उसका जो है, अब ये कहाँ तक जाओगे, ये लेंथ जो है ना, तुम कैसे डिसाइड करोगे, ये प्रॉब्लम है। कहाँ तक जाकर के तुमको रुकना है, ये तो फिक्स है। ये जो है, ये इधर जहां पर रुकेगा वहां डी होगा, और ये जहां तक रुकेगा वहां पर ए होगा, ये फिक्स है। लेकिन कहाँ तक जाएंगे, तो देखो ए से डी में देखो क्या है कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यही ना। तो तुमको ए को कहां तक लाके छोड़ना है, और इसको डी, ये डी को, या मतलब इस लाइन को कहां तक लाके छोड़ना है जिससे कि डी रखोगे, तो ए और डी के बीच में वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए ना। तो देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी के पास फिर से आओ, ए और बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बताओ तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर में एन और आर तो होना ही है कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट, यही ना। तो अब देखो ये पीटी ग्राफ है ना, तो वाई एक्सिस पर क्या है, पीटी है, ये पी है ना वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर पी है, तो पी इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी बाई वी, और टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पर, तो टेम्परेचर को बाहर करो, ठीक है, तो क्या होगा, ये एनआर बाई वी। तो अब बताओ वॉल्यूम जो है इस बीच में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और एन और आर तो होता ही है कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो होगा ये कांस्टेंट होगा, और ये है वाई एक्सिस पर, और ये है एक्स एक्सिस पर है, तो ये स्लोप का काम करेगा। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, बोलो, ये जो ग्राफ होगा ए से डी तक वो कैसा होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, समझ में आया। इस ग्राफ में यही समझना है सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो ग्राफ आएगा ए से डी तक वो कैसा आएगा, ए से डी तक ग्राफ आएगा कैसा, स्ट्रेट लाइन, यही ना। तुम लोगों के ध्यान किधर है रे, ये जो आएगा ये ए से डी तक वो कैसा आएगा, ए से डी तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या आएगा, डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। इसका मतलब तुमको कहां तक रखना है, इसको कहां तक ले जाना है और इसको कहां तक ले जाना है, वो कैसे डिसाइड होगा, इसको आगे बढ़ाओ इसको भी आगे बढ़ाओ, लेकिन उस दोनों के बीच में, उस दोनों को लाइन को जो ज्वाइन करोगे वो ओरिजिन से पास करना चाहिए, उसको अगर एक्सटेंड किए तो देखो ना ये ग्राफ कैसा है, ये ओरिजिन से पास करेगा, अगर उसको एक्सटेंड किए तो इसका मतलब ये ओरिजिन जो है यहां से पास होगा, और स्लोप क्या आएगा उस स्ट्रेट लाइन का, जो भी स्ट्रेट लाइन दिखेगा वहां पर एनआर बाई भी, समझ में आया। तो ये जो है इसको मान लो हम यहां तक रोक दिए, मान लेते हैं, अभी तो कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ ना, एन आर और वी का वैल्यू, ये एन आर बाई वी का जो है वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, तो स्लोप हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, बट ये तो फिक्स है कि स्ट्रेट लाइन होगा, समझ में आया। तो ये फिक्स है कि ये स्लोप है एन आर बाई वी, ये कुछ ना कुछ है, इसका वैल्यू होगा, ये कांस्टेंट, तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो है इस बीच में स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो उसको एक्सटेंड करेंगे तो ओरिजिन से पास होगा। तो इसको मान लो हम यहीं तक रोक देते हैं, ठीक है, तो ये ए होगा, यहां तक रोक दिए, तो ये हो गया ए। अब इसको कहां तक एक्सटेंड करें, देखो अगर तुम मान लो यहीं तक रोक दिया, तो देखो ये ऐसे आएगा, लेकिन इसको एक्सटेंड करोगे तो क्या ओरिजिन को पास करेगा, इसका मतलब ये रॉन्ग है, समझ में आया। तो ये ऐसा नहीं करना है, तो इसको कैसे करेंगे, मान लो तुम ए को फिक्स कर दिया यहां पर, ठीक है, ए को यहां पर फिक्स कर दिया, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओगे, समझ में आया। अगर ए को यहां पर फिक्स कर दिए हो तो ये मान लो ए है, तो इसको आगे बढ़ाओगे, कहां तक ले जाएंगे, जिससे कि उसको दोनों ये जो है ए और डी को, ये लाइन जो है ओरिजिन से पास करना चाहिए, अगर वो एक्सटेंड किए तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे, समझ में आया। तो ये आगे बढ़ेगा, तो अब इसको एक्सटेंड करोगे तो देखो ये अब तुमको दिखेगा ओरिजिन से पास होते हुए, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा ये क्या होगा, डी होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है प्रॉब्लम था कि डी को कहां तक ले जाएंगे और ए को कहां तक ले जाएंगे, ये तो क्लियर हो गया। देखो अगर तुमको ड्रॉ करना है ग्राफ तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टाइम भी लगता है, लेकिन तुमको अगर ऑप्शन दिया रहे, एग्जाम में तो ऑप्शन दिया ही रहेगा ना, ऑप्शन दिया रहे तो सबसे इजी क्वेश्चन ये ग्राफ का ही होता है। ऑप्शन अगर दिया रहे तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना बहुत आसान काम है, तुमको ये सब आना चाहिए, लेकिन ये सब आता है तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन से तुम बिना पेन यूज किए इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया पीटी ग्राफ, ठीक है। अब है वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ में देखो क्या है, टेम्परेचर तो यहाँ भी है, तो टेम्परेचर यहाँ भी है, तो ये बीसी जो है ये क्या है, आइसोथर्मल, वो तो कांस्टेंट है, तो बीसी जो है बीसी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो बीसी यहाँ पर होगा, मान लो ये इसको ऐसे हम कर दिए। अब फिर से प्रॉब्लम है
बी किधर रखें, ऊपर या नीचे? अब देखो तुम सोच रहे होगे कि इधर तो ऊपर रखे हैं तो यहां भी ऊपर रखते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो देखो यहां पर क्या है, वॉल्यूम है, प्रेशर नहीं है इस बार, समझ में आया? वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन क्या होता है? प्रेशर और वॉल्यूम में डायरेक्ट इनवर्स ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा किसका है, देखो बी और सी में, इसमें से तुमको बी और सी, कोई एक होगा बी, कोई दूसरा और दूसरा होगा सी, है ना? वही तो चूज करना है कि कौन सा है बी और कौन सा है सी। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बताओ बी नीचे होगा या ये ऊपर होगा? बी नीचे होगा, क्योंकि बी का प्रेशर ज्यादा है तो बी का वॉल्यूम कम होगा। क्लियर? तो बी तो नीचे हो गया इस बार। अब फिर से प्रॉब्लम है, ये देखो बी से ए तक क्या है, बी से ए जो है प्रेशर कांस्टेंट है, यही ना? बी से ए तक प्रेशर कांस्टेंट है और ये सी से डी तक भी प्रेशर कांस्टेंट है। अब यहां से तुम कैसे बढ़ोगे आगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी के पास आओ, तो इसके पास सबका इलाज है। कैसे? अब देखो इसमें क्या है, ये बी से ए तक प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, दिमाग लगाओ। बी से ए तक प्रेशर कांस्टेंट है ना, और हम ये जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर वी वर्सेस टी का, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, यही ना? तो v इक्वल टू क्या होगा, nr बाई पी इंटू टी होगा। वॉल्यूम है y एक्सिस पर और टेम्परेचर है x एक्सिस पर, तो स्लोप क्या है यहाँ पर इस बार, nr बाई पी होगा। इसका मतलब यहाँ b से जो a आ रहा होगा वो ये ओरिजिन से पास करेगा, अगर उसको हम एक्सटेंड किए तो, समझ में आया? और उसका स्लोप होगा nr बाई पी। क्लियर? तो ये जो है, अब इसको कैसे हम करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे जिससे कि वो आगे जाकर के एक्सटेंड करने पर ओरिजिन से पास करे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ ऐसे, देखो तो ये ऑलमोस्ट पास कर रहा है ना। तो ये जो है ये ठीक है, तो यहां पर जो है, यहां पर ये पॉइंट आ गया क्या, ये आ गया बी से ए जा रहे हैं ना हम, तो ये आ गया ए। क्लियर? समझ में आया? अब देखो सी से डी, अब सी से डी तुमको जाना है और डी से ए पर क्या है, फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो सी से तुमको जाना है डी पर, तो सी से डी पर फिर से वही प्रॉब्लम, देखो सी से डी पर जाओगे तो फिर से प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं? सी से डी पर देखो ना, सी से डी पर जाओगे तो फिर से वैसा ही कहानी है, जो स्टोरी यहां पर था सेम वैसा ही। तो इसका मतलब सी से डी जाएंगे वो ऐसा ही होगा, उसको एक्सटेंड करने पर ओरिजिन से वो भी पास करेगा, क्योंकि सी से डी पर जो है यहां भी प्रेशर कांस्टेंट है। समझ में आया? तो यहां पर भी प्रेशर कांस्टेंट है। अब हाँ, अब कोई सोच रहा होगा कि इसको राइट साइड में ही हम क्यों लेंगे, अरे तो अगर मतलब लेफ्ट साइड में ही क्यों लिए ये ए, अगर तुम इधर लोगे तो ओरिजिन इधर किधर है क्या? इधर अगर लोगे तो इधर ओरिजिन नहीं। हाँ, कोई ये सोच सकता है कि इधर अगर लिए, इधर ऊपर लिए तो, हाँ ये चीज सोच सकता है कि ये इसको मान लो ऊपर लिए तो, ये एक पॉसिबिलिटी है कि मान लो ऐसा है और ये हम इधर लिए तो ये ऊपर हो सकता था ना, तो फिर तो ये इसको एक्सटेंड करने पर ओरिजिन को पास कर सकता था, पॉसिबिलिटी था ना। समझ में आया? तो फिर वैसा क्यों नहीं हम सोचे, वैसा हम क्यों नहीं सोचे? तो देखो उसके लिए क्या है, बी और ए में देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बी से ए पर टेम्परेचर, मतलब ये नहीं, यहां पर देखो बी से ए पर देखो क्या है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बी से ए पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यही ना। तो अगर तुम इसको ए को इधर रखा, तो ए को अगर इधर रखा, इसको ऐसे किया तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना। समझ में आया? इसको अगर हम इसको मान लो तुम ऐसे रखता है, यहां लेता है इधर, तो वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है, जबकि हमको बी से ए तक में क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज कराना है। तो इसका मतलब ए होगा लेफ्ट साइड, राइट साइड नहीं। क्लियर? तो ये देखो ड्रॉ करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको ड्रॉ करना, ऑप्शन से चलना बहुत आसान है। अभी देंगे इसके बाद जो है ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन देंगे तो वो तुमको बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलो सी से डी पर वैसा ही जैसा बी से ए पर, यही ना। इस बार भी ये जो है इसको एक्सटेंड करेंगे तो ऑडियंस से पास होगा, तो ये कैसा होगा, ये कुछ ऐसा आएगा। समझ में आया? ये कुछ ऐसा आएगा। अब सवाल ये है कि ये कहां तक इसको हम ले जाएं, ये क्वेश्चन है, इसको तुम कहां तक ले जाओगे, ये क्वेश्चन है। दिमाग लगाओ, इसको कहां तक ले जाओगे। ये ग्राफ जो है ठीक है,
ऐसा ही आएगा, लेकिन इसको कहां तक हम ले जाएं, मतलब ये जो एक्सटेंड कर रहे हैं ये कहां पर रुकेंगे हम जा करके, ये भी तो क्वेश्चन है। कहां पर जाके रुकोगे, जहां पर रुकोगे वहां पर डी होगा, यही ना। तो अब डी तुमको खोजना है कि डी कहां पर है। तो देखो वो कैसे पता चलेगा, ए और डी में जाओ, ए डी के बीच में देखो क्या रिलेशन है, ए और डी क्या है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो इसको तुम कहां तक लाओगे, क्योंकि वॉल्यूम एक्सिस पर वो कांस्टेंट आना चाहिए। मान लो यहां रख दिया, यहां तक लाके रोक दिया, तो यहां पर बताओ तो अगर यहां रोक दिया तो ये क्या ऐसे क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या। तो दिमाग लगाओ, इसको कहां तक लाएंगे हम, इसको कहां तक लाएंगे, ये इसको एक्सटेंड करके हम इसके जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाएंगे, मीन्स इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड करके तुम इसको आगे बढ़ाओ, कहां तक, इसको आगे बढ़ाएंगे। और वो देखो आगे बढ़ाने के चक्कर में ऐसा नहीं कि ओरिजिन को पास ही नहीं करे, ओरिजिन को तो पास करना चाहिए ना। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ ऐसे, अब देखो तो ये ओरिजिन को पास कर रहा है और ये पैरेलल भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों काम होना चाहिए। तो ये ओरिजिन को देखो, ओरिजिन को पास कर रहा है ना, ठीक है। और ए से डी क्या है, ए से डी होना चाहिए कैसा, ये होना चाहिए पैरेलल, यही ना, ये होना चाहिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए ए से और डी के बीच में, ए से डी के बीच में है ना, समझ में आया। तो ये पॉइंट होगा डी, ठीक है। अब देखो मैथमेटिक्स थोड़ा यूज करो और देखो इसमें ये ग्राफ, ये दोनों जो है सी डी और ए बी, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन जो है पासिंग थ्रू ओरिजिन है। दोनों का स्लोप सेम है या डिफरेंट, किसका ज्यादा है, ये इसका सी डी का स्लोप ये ऊपर है ना। तो अब देखो दोनों ही केस में जो है स्लोप क्या है, एन आर बाई पी, क्योंकि यहां भी और यहां भी प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो एन आर बाई पी है। तो अब देखो सी डी वाला का जो है क्या है, ज्यादा है स्लोप। तो सी डी के केस में क्या होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए या ज्यादा है, देखो तो उधर सी डी के केस में प्रेशर कम है, तो प्रेशर अगर कम होगा तो एन आर बाई पी का वैल्यू ज्यादा होगा, समझ में आया। तो प्रेशर कम है, इसका मतलब सी डी का जो है स्लोप ज्यादा होगा, क्लियर है। तो ऐसे तुम ऑप्शन अगर तुमको देगा तो ऑप्शन में तो तुम इसको जो है इजीली हैंडल कर सकते हो, ड्रॉ करना डिफिकल्ट है थोड़ा। अब तो ये समझ में आ गया ना, अब यहां से सब सिर्फ मैथ ही मैथ है, चलो ये समझ में आ गया। तो इसको ड्रॉ करो जल्दी से, इसको ड्रॉ करो और फिर उसके बाद हम इसका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन अभी बाद में, इसका जल्दी करो, इसको जल्दी से बताओ। पीटी ग्राफ दिया हुआ है तो वीटी और पीवी ग्राफ तुमको ड्रॉ करना है, चलो जल्दी करो। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस केस में देखो सी डी और ए बी, सी डी जो है इसमें क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट और ए बी में भी है टेम्परेचर कांस्टेंट। तो सी डी मान लो ये है और ये है ए बी। हाँ अभी फिर से प्रॉब्लम है, तुम बोलोगे कि ये कैसे पता चला कि ए बी लेफ्ट साइड होगा। इस केस में ए बी लेफ्ट साइड में है तो कोई जरूरी तो नहीं है कि यहाँ भी लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ऐसा जरूरी है इस बार। क्यों, क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन टेम्परेचर जो है इसके लिए कम है और इसके लिए टेम्परेचर ज्यादा है। तो इसका मतलब ये जो लाइन होगा ये टेम्परेचर जो है इस केस में टेम्परेचर कम होगा। तो ये तो फिक्स हो गया कि ये लाइन होगा ए बी का और ये लाइन होगा सी डी का, ये तो फिक्स हो गया। फिर से प्रॉब्लम है कि सी नीचे होगा या ऊपर होगा, ये है लाइन सी डी का, लेकिन सी है कहाँ, सी ऊपर है या नीचे, ये भी क्वेश्चन है ना। तो ये जो है यहां से देख करके डायरेक्टली मत सोचो कि सी ऊपर है तो यहाँ भी सी ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसको कैसे सोचेंगे हम, सी और डी का प्रेशर देखो, प्रेशर सी का ज्यादा है तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है कम होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, समझ में, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कम होगा। तो इसका मतलब सी नीचे होगा, ये फिक्स हो गया, सी होगा यहाँ, ठीक है। अब डी कहाँ होगा, यहाँ, यही ना, डी होगा यहाँ। तो अब देखो सी और डी तो हमको पता चल गया। अब ए बी, इसमें वैसा ही बी ऊपर है तो बी नीचे होगा, यही ना। लेकिन सवाल ये है कि तुम एक को फिक्स किए हो तो दूसरा जो है, अब मान लो तुम यहाँ पर ए रख दिए और यहाँ पर ये ए जो है यहाँ पर नीचे है तो ए को ऊपर रखेंगे ना, तो ए यहाँ और बी यहाँ। लेकिन ये लेंथ जो है, ये लेंथ तुम कैसे डिसाइड करोगे, ये भी तो क्वेश्चन है। ये रैंडमली कहीं भी नहीं रख देना है, एक लेंथ को तुमने फिक्स किया है तो दूसरा लेंथ को तुमको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कैसे वो एडजस्ट करेंगे एग्जैक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ चाहिए ना हमको। तो अब देखो उसके लिए क्या करेंगे, ए से डी अभी हमने जो दिया है, ये जो लिखा है बी और ए, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है। अभी हमने ऐसे ही लिखा है, ठीक है।
तो ए से डी के बीच में देखो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है ना, ए से डी में प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो और टेम्परेचर बढ़ रहा है, यही ना, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो तुमको क्या करना है, डी और ए को कनेक्ट करना है ना, और सी और बी को कनेक्ट करना है, यही ना। तो ऐसा नहीं कर दो कि ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसा ही दिख रहा है, तो एग्जाम में ये भी ऑप्शन देगा तुमको, समझ में आया। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, डी से ए तक, ये डी से ए तक क्या है कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है ना, डी से ए तक, तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हो, ये तो रॉन्ग है, यही ना। डी से ए तक क्या कर रहे हो तुम, वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हो ना, टेम्परेचर घट रहा है, सही बात है, टेम्परेचर तो यहाँ भी घट रहा है, वो तो सही है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो फिर डी से ए तक होगा क्या, डी से ए तक है प्रेशर कांस्टेंट, और हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर डायरेक्ट रिलेशन है, V इक्वल टू क्या होगा, nRT बाय P, मीन्स nR बाय P इंटू टी, वॉल्यूम है y एक्सिस पर और T है x एक्सिस पर, तो ये जो है ये टर्म जो है nR बाय P, अब देखो ये स्लोप का काम करेगा और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब D से A तक जो ग्राफ आएगा ये वॉल्यूम वर्सेस T, वो आएगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा। तो ये जो तुम ऐसा किए हो ये रॉन्ग है, समझ में आया, ये जो ऐसा किए हो ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि ऐसा करेंगे तो ऑरिजिन से कभी मिलेगा ही नहीं वो, ठीक है, ऑरिजिन से मिलेगा क्या कभी, तो फिर इसको कैसे करेंगे हम, तो देखो इसको क्या करना है, इसका मतलब ये जो है डी ए ग्राफ ऐसे नीचे आएगा जिससे कि ऑरिजिन को टच करे हो, तो ये जो ए जो है ये नीचे आएगा, समझ में आया, ये नीचे आएगा, तो ये ग्राफ कैसे आएगा, ये नीचे यहां से ऑरिजिन से तुमको कनेक्ट कराओ, यही ना, तो इसको नीचे लाओ ऐसे, ये कहीं ना कहीं जो है इस रास्ते में इस लाइन से टकराएगा, मीन्स इस लाइन को क्रॉस करेगा ना, तो क्रॉस नहीं करना है, सिर्फ आकर के इस लाइन को ज्वाइन करना है ना, ये ना, और जिससे कि ये ऑरिजिन को मिले भी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट है ऑरिजिन के वो अप्रोक्स, ये जो है ऐसे अब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो इसको हम थोड़ा सीधा कर देते हैं, अब सही है, अब देखो ये अब सही है, अब ये ऑरिजिन को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये मिल गया तुमको, अब यही ना, ये मिल गया, अब सिर्फ तुमको बी देखना है, बी कहां पर है, यही ना, तो बी कहां पर है, अब देखो सी और बी में, सी और बी, सी बी में और ए डी में वैसा ही है, जैसा डी ए था वैसा ही सी बी है, यही ना, दोनों ही केस में देखो प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो एनआर बाई पी जो है दोनों ही केस में ये स्लोप का काम करेगा, और दोनों ही केस में वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर जो होगा ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, क्लियर। तो ये जो है ये ऐसा नहीं करेंगे हम, इसको भी क्या करेंगे, ये जो है ये लाइन ये भी ऑरिजिन को क्रॉस करेगा, लेकिन स्लोप दोनों का डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि मोल कांस्टेंट है ना, बट प्रेशर दोनों में डिफरेंट है, तो प्रेशर डिफरेंट है तो ये जो है स्लोप भी डिफरेंट होगा, तो इसको जो है इसको भी ऑरिजिन से क्रॉस कराना है, यही ना, तो इस पॉइंट को ऑरिजिन से कनेक्ट करो, ये ऐसे मान लो ये अप्रोक्स आ रहा है ना यहाँ, इस पॉइंट को इससे मिलाओ, ठीक है, तो ये पॉइंट जो होगा अब ये इसको नीचे करो ऐसे, समझ में आया, तो ये बी जो है बी यहाँ होगा, क्लियर। अब देखो सबको सारा कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आया, तो ये तो क्लियर हो गया, इसमें जैसा ये वैसा ही इसमें भी दिमाग लगा सकते हो, इसमें क्या है, इसमें देखो सी डी और ए बी, ये है पीवी ग्राफ तो कॉमन है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर से ही पढ़ रहे हैं, मतलब पीवी ग्राफ जो है ये तो बहुत बार आ गया है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वो मतलब आइसोथर्मल है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो सी डी जो है ये यहाँ पर ऐसा ही ना होगा, तो अब देखो सी डी, और हम ये भी जानते हैं कि ये जो है ये ग्राफ, ये बताओ सी डी और ए बी दोनों होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो अगर दो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये है ना आइसोथर्मल का केस, तो ऊपर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो अब देखो सी डी का टेम्परेचर ज्यादा है या ए बी का, सी डी का, इसका मतलब सी डी जो होगा ये मान लो ऐसे सी डी है, ठीक है, और दूसरा ए बी है ऐसे, ठीक है, तो कौन सा होगा, सी डी का ज्यादा है टेम्परेचर, तो ऊपर वाला होगा ये सी डी होगा और ये होगा ए बी। अब फिर से प्रॉब्लम है कि सी डी और ए बी तो ठीक है, तुमने ये जो है इसको ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये बी सी और ए डी को कैसे तुम, मतलब कहने का मीनिंग ये है कि कहां पर रखोगे सी और कहां पर डी, तो देखो ये जो है इसमें अब क्या करेंगे, डी से ए तक, हाँ यहाँ देखो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है ना,
तो तुमको क्या करना है, ये जो है प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कैसे आएगा, ये आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इसको मिला वैसे, ये ऐसे थोड़ा जाकर के मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी सी ऊपर होगा या नीचे, ऊपर। इस बार सी जो है ऊपर होगा, इस केस में सी नीचे हुआ है, क्यों, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है सी के लिए, तो सी होगा ऊपर, तो सी मान लो यहां पर है, ठीक है, सी है यहां, और डी होगा नीचे, तो डी है यहां, क्लियर, डी यहां है। अब ए बी में देखो, बी होगा ऊपर, बी ऊपर ना होगा, बी होगा ऊपर और ए होगा नीचे, तो ये होगा ए होगा, और ये जो होगा ये भी होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसा ये वैसा ही, तो इसको भी वैसा ही कर दो। समझ में आया, ये तो सिंपल है ना, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये होगा बी, क्लियर, लिखो जल्दी। अब हम आते हैं लास्ट लेक्चर के होमवर्क पर। इसका आंसर क्या है 11 का, बी, बी या ए, किसी किसी को ए आ रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये डेल्टा एच इक्वल टू क्या था, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही ना, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो। अब रिएक्शन में देखो गैस है कि नहीं, अगर गैस नहीं है तब तो फिर डेल्टा एन जी टर्म जीरो हो गया, और अगर कोई गैस है तो फिर देखना पड़ेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या है, मतलब डेल्टा एन जी क्या है, यही ना। तो इस केस में बताओ डेल्टा एन जी जो है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट। तो देखो डेल्टा एच, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई ना, तो इसको इधर लाओगे। अब डेल्टा एन जी बताओ यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट में बताओ तो कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में। तुम सोच रहे होगे कि 3 + 4 7, और इधर 5 + 1 6, तो 7 - 1 ये 7 - 6 तो आएगा 1, तो तुम्हारा आंसर आएगा, अगर इसको इधर लाए और यहाँ पर 1 रखे तो आंसर ए भी आ सकता है, बट आंसर ए नहीं है, क्योंकि देखो इसमें ये जो है ये गैस नहीं है, ये लिक्विड है। समझ में आया, ये पी वी इक्वल टू एनआरटी जो है ये गैस का इक्वेशन है या लिक्विड पर अप्लाई हो रहा है, वो सिर्फ गैस के लिए था ना, पी वी इक्वल टू एनआरटी से आया था ना ये डेल्टा एन जी आर टी, तो ये सिर्फ गैस के लिए है, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं। तो ये जो है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ चुके हैं ये सब, डेल्टा एन जी टर्म वहां भी आया था, ठीक है। तो क्या क्या होगा, ये डेल्टा एन जी क्या होगा 3, और इधर रिएक्टेंट में कितना, ये दोनों तो गैस है, बैलेंस है ना रिएक्शन, तो 3 माइनस कितना 6, तो डेल्टा एन जी क्या आएगा, डेल्टा एन जी आएगा 3 - 6 मीन्स -3, राइट। तो डेल्टा एन जी जो है वो आएगा 3 - 6 -3, तो यहाँ से डेल्टा एच नहीं आएगा क्या, डेल्टा एच क्या आएगा, ये मतलब डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई पूछ रहा है ना, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी की वैल्यू कितना आएगा -3, तो ये आएगा कितना -3 आर टी, तो आंसर होगा बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट 12 का आंसर, ये क्वेश्चन जो है ये था नीट में 2003 में आया हुआ था ये क्वेश्चन, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, हमने इसको जो है ये एक्स्ट्रा ये ऐड कर दिया है और इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो इसका आंसर बताओ, इसमें क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ वाटर वेपर इज एज्यूम्ड टू बी अ परफेक्ट गैस एंड मोलर इंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एंड 100 डिग्री सी। अब हमको पता है कि वाटर जो है वाटर बॉयल होता है कितने पर, 100 डिग्री सी पर बॉयल होता है ना, और उस टाइम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, मीन्स 1 बार, यही ना। तो 1 बार जो है वो स्टैंडर्ड है प्रेशर, तो 1 बार और 100 डिग्री सी पर वाटर बॉयल होता है, इसका मतलब लिक्विड से वो जा रहा होगा किस में, वेपर फेज में, यही ना। तो उस केस में जो है वेपर, ये क्या दिया हुआ है, मोलर इंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, तो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमको हीट देना पड़ेगा, तो वो कितना है 41 किलो जूल पर मोल, है ना। तो तुमको क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट डेल्टा यू, तो इसको कैसे सोल्व करोगे। अब ये उसमें भी कंडीशन है 1 मोल ऑफ वाटर वेपोराइज्ड एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सी, तो बताओ डेल्टा यू का वैल्यू कैसे निकालोगे, बोलो डेल्टा यू कैसे आएगा। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। और यहाँ पर तुमको क्या दिया हुआ है, मोलर इंथैल्पी चेंज, है ना, मोलर इंथैल्पी चेंज दिया हुआ है किस कितने के लिए, 1 मोल के लिए, है ना। तो 1 मोल के लिए दिया हुआ है, तो तुमको पूछ रहा है डेल्टा यू,
और डेल्टा एच क्या होता है, ये जो इक्वेशन लिखे हैं डेल्टा एच क्या है, चेंज इन इंथैल्पी, मीन्स चेंज इन हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर तो कांस्टेंट ही है ना, 1 बार जिस टाइम बॉयल होता है उस टाइम प्रेशर जो है, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है कोई एक कांस्टेंट होता है और उस टाइम वेपर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर वो इक्वल हो जाता है, यही ना। तो ये है एक पार्टिकुलर प्रेशर पर, यही ना। तो ये जो है प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो भी हीट में चेंजिंग आएगा वो क्या होगा, डेल्टा एच होगा, चेंज इन इंथैल्पी, यही ना। तो चेंज इन इंथैल्पी होगा और उसका वैल्यू तुमको दिया हुआ है कितना, 41 किलो जूल पर मोल, इसका मतलब हमको डेल्टा एच तो दिया हुआ है, यही ना, चेंज इन इंथैल्पी दिया हुआ है, हीट में चेंजिंग तो वो दिया हुआ है। और तुमको क्या पूछ रहा है, डेल्टा यू मीन्स क्या, ई और यू एक ही है ना। तो इस केस में क्या है, वाटर जो है, वाटर लिक्विड से जा रहा है किसमें, लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ये जा रहा है वेपर में, यही ना। तो ये जो है H2O ये बन रहा है गैस, ठीक है, वेपर मीन्स क्या, गैस ना। और यहाँ बोला भी है कि उसको परफेक्ट गैस जैसा हम इसको एज्यूम करेंगे, ठीक है। डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू लिखो या डेल्टा ई लिखो, एक ही बात है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना। तो प्लस डेल्टा एन जी आर टी, अब बताओ ये इसका वैल्यू, डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, है ना। इसका वैल्यू यहाँ पर क्या है, डेल्टा एन जी बताओ, तो यहाँ से डेल्टा एन जी कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इधर रिएक्टेंट में जो है, इधर क्या है, इधर तो ये गैस है ही नहीं, इधर क्या है, लिक्विड है ना, और इधर क्या है, गैस है। तो इधर 1 मोल गैस है, इधर 0 है, तो क्या होगा, ये डेल्टा एन जी आएगा 1, यही ना। तो ये क्या आएगा, यहाँ 1 रखोगे तो क्या होगा, आर टी, तो ये होगा डेल्टा यू प्लस आर टी, ठीक है। डेल्टा एन जी का वैल्यू हमने 1 रख दिया, हमको डेल्टा यू पूछ रहा है ना, और डेल्टा एच क्या है, 1 मोल ही लिया है ना, तो 1 मोल के लिए कितना है, 41 किलो जूल पर मोल, तो डेल्टा एच की जगह 41, राइट। और डेल्टा यू प्लस आर टी होगा, समझ में आया। तो डेल्टा यू क्या होगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से डेल्टा यू आएगा 41 माइनस आर टी होगा, यही ना होगा। अब इसका वैल्यू रखो, तो डेल्टा यू जो है यहाँ से आएगा कितना, 41 माइनस आर के वैल्यू कितना लेंगे हम, ये देखो जूल में है, तो 8.314। टेम्परेचर क्या लेंगे, टेम्परेचर किस में लेंगे, 100 डिग्री रखेंगे क्या, 100 रखेंगे क्या, केल्विन में ना, तो ये होगा 373, ठीक है, 373। अभी भी कुछ चेंज करेंगे या बस हो गया, थोड़ा दिमाग लगाओ तो, ये सही है या इसमें कुछ चेंजिंग करना है, 1000 से मल्टीप्लाई, ये जूल है ना और ये किलो जूल है, तो जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड ना करेंगे। तो ये जो है, तो ये क्या होगा, इंटू 10⁻³ कर दो, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर, ये वैल्यू आएगा अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। तो ये जो है ना 3.1 के आसपास आएगा, 1 या 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 41, अभी किलो जूल हो गया, ये समझ में आया, ये भी किलो जूल था, तो इसको भी हमको किलो जूल में कन्वर्ट करना था ना, तो ये आएगा 3.1 के आसपास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 37.9 किलो जूल, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, इसमें क्या पूछ रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, ये ना। तो 1 मोल वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो गया, तो 1 मोल वाटर अगर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में ये बताओ डेल्टा एन जी क्या है, आइस कन्वर्ट हो रहा है, ये वाटर कन्वर्ट हो रहा है आइस में, तो दोनों में से कोई भी गैस है ही नहीं, है क्या, दोनों में से कोई भी गैस नहीं है, तो इसका मतलब डेल्टा एन जी 0, समझ में आया। तो डेल्टा एन जी अगर 0 हो गया, तो इसका मतलब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। तो सेकेंड का आंसर क्या आएगा, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच, ठीक है। और ये होगा कितना, 41 किलो जूल, ठीक है, 1 मोल के लिए है ना, तो 41 किलो जूल, क्योंकि डेल्टा एन जी इस केस में डेल्टा एन जी 0 है, ठीक है। क्यों 0 है, समझ में आया। इस केस में क्या है, ये गैस है ही नहीं, ठीक है, तो जब गैस ही नहीं है तो डेल्टा एन जी 0 आएगा। चलो इसका आंसर बताओ, ये 13 का क्या पूछ रहा है, द प्रोसेस ए बी इज ऑन इन फिगर एज द गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी इट्स टेम्परेचर, तो ए से बी पर आ रहा है, यही ना। अब देखो ये क्वेश्चन को जो है लॉजिक से इसको सॉल्व करेंगे, ये बताओ पीवी ग्राफ है ना,
और कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब क्या, आइडियल गैस हम मान के चलेंगे। तो एक बात बताओ, ये पीवी ग्राफ जो है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इस केस में देखो क्या बोला है, नहीं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बारे में ही पूछा है ना। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, याद है, प्रेशर और वॉल्यूम, इसका ग्राफ कैसा था, P वर्सेस V। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक ये V बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो ये था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, है ना, ये है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है T1। अब मान लो कोई दूसरे ये डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर तुम यही जो है यही ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, मीन्स यही एक्सपेरिमेंट कुछ कोई दूसरा टेम्परेचर पर तुम कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो सेम एक्सपेरिमेंट सेटअप हमने बताया था वहां पर स्टेट्स ऑफ मैटर में, सेम सेटअप जो है, मोल वही है, वही एक्सपेरिमेंट सेटअप तुम इंडिया में किया और वही सेटअप फिर ले गया दूसरे कंट्री जापान में, तो वहां पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और इंडिया में भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन दोनों कंट्री का टेम्परेचर मैच नहीं करेगा, समझ में आया। तो वहां पर जो है, वहां पर अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वहां पर भी ऐसा ही आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन इससे इसको टच नहीं करेगा, ठीक है। तो वो मान लो ऐसा आया, ठीक है। फिर कोई तीसरा कंट्री में गया तो वो मान लो वो कुछ ऐसा आया, ठीक है। फिर कोई और अदर कंट्री में गया तो वो मान लो ऐसा आया। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, ये मान लो T2 है, ये T3 है, ये T4 है, तो बताओ इधर से इधर जा रहे थे तो क्या हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज, ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो मैथमेटिकली भी तुम सोचोगे तो हमको पता है y इक्वल टू 1/x और y इक्वल टू 2/x, किसका किसका जो है कौन सा ग्राफ ऊपर आएगा, 2/x, यही ना। और ये ग्राफ है P वर्सेस V, तो P इक्वल टू क्या होगा, nRT बाय P इक्वल टू क्या होगा, nRT बाय V ना। तो ये है y एक्सिस पर और इसको ये है क्या, x एक्सिस पर। तो इसका मतलब ये 2 जो है, ये देखो ये y, ये P है और ये x है, ये V, तो इसका मतलब ये 2 और ये 1 ये nRT का काम कर रहा है। तो 1/x से 2/x ऊपर होगा, इसका मतलब nRT से जो है ये nRT का वैल्यू ऊपर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। और मोल तो सेम है, वही एक्सपेरिमेंट सेटअप लेकर के तुम दूसरे कंट्री में गए हो तो मोल तो सेम है, इसका मतलब टेम्परेचर दूसरे कंट्री में ज्यादा होगा। ये सब हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पहले पढ़ा दिए हैं। तो ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ रहा है ऐसे, समझ में आया, यहाँ पर आ रहा है, देखो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा। तो सवाल है कि उस केस में क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि इस केस में जो है ये तो ऐसा दिख नहीं रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा है, मतलब आइसोथर्मल तो है नहीं, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट जो है ये तो आंसर आ ही नहीं सकता। बात सही है, सी तो आ ही नहीं सकता। तो तुमको प्रॉब्लम है कि इसमें ए और बी में, कंफ्यूजन इसमें है, यही ना, ए और बी में। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब एक बार बताओ, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यही ना, लेकिन हम उस पाथ पर नहीं आ रहे हैं, तो इसको मिटा करके हम समझा दे रहे हैं। अभी ये तो समझ में आ गया ना, ये तो पहले भी स्टेट्स ऑफ मैटर में भी हो चुका है। तो अब देखो इसको, ये जो ग्राफ है ये ऊपर जा रहे हैं तो ऐसा 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 ऐसे ना हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये मतलब ऐसे ऊपर थोड़ा ऐसे मान लो ऐसे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम ड्रॉ कर दिए। अब क्या है, तुम जो है इस पॉइंट से लेकर के स्ट्रेट में आओ, इधर इस पॉइंट से लेकर के इधर आओ ऐसे। तो देखो तो कौन सा ग्राफ इसको क्रॉस कर रहा है, ये इधर से यहां से ए से बी आ रहा है ना, यही ना, ए से बी आ रहा है। तो ए से बी ये है स्ट्रेट लाइन, यही ना, ये है स्ट्रेट लाइन। तो इस पर जो है अब टेम्परेचर कांस्टेंट का कर्व तो ऐसे है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, P वर्सेस V है ना ग्राफ। तो इस पर जो है, इस पर जो आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट का तुम कर्व बनाओगे तो कैसा आएगा, ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर कोई ना कोई होगा जो बीच में टच, ऐसे टच करेगा, होगा। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर है। अब यहाँ पर कंप्लीटली मैथ है, इसमें कुछ भी केमिस्ट्री नहीं है, समझ में आया। ये जो है ये कंप्लीटली तुमको, अब यहाँ पर मैथ है, मैथ के हिसाब से अब दिमाग लगाओ। ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो देखो तो ये इधर से इधर आ रहे हैं तो किसको टच करते हुए आ रहा है, ये जस्ट थोड़ा सा तुम आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो ये दूसरे को टच कर रहा है। दूसरा को जो टच कर रहा है वो ऊपर है कि नीचे, ऊपर है ना। तो दूसरा को जो टच कर रहा है, फिर आगे आओगे तो फिर वो उसके बाद नेक्स्ट तीसरे को टच कर रहा है।
ऐसे करते करते कभी न कभी ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मतलब क्या, ये जो सबसे ऊपर है, जो जस्ट टच कर रहा है, मतलब उसको टच करते हुए टेंजेंट की जैसा, तो इसको टच करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ जो है, यहाँ तक जो है, इधर से इधर आया तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि इधर से इधर आ रहे हैं तो ये ऊपर वाले जो है ना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो ग्राफ है उसको टच करते हुए आ रहा है, समझ में आया? तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। लेकिन उसके बाद देखो ये मैक्सिमम होगा, ये जो ग्राफ है, तो जो ऐसे टच किया है ये पॉइंट यहाँ पर मैक्सिमम होगा। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद फिर से नीचे वाले ग्राफ को टच कर रहा है, देखो ना। उसके बाद ये ऐसे चला, तो ये ऐसे चला, तो आगे आएंगे तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम होगा, समझ में आया? फिर आगे आएंगे तो फिर नीचे वाले को टच करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यहां से जो आगे आएंगे तो पहले टेम्परेचर बढ़ेगा और बाद में डिक्रीज होगा। अब इसमें पेन यूज करने की जरूरत है? इसमें मैथ ही मैथ है, इसमें कंप्लीटली मैथ है। अब समझ में आया? तो ये लॉजिक से हम सोल्व कर देंगे इसको, ठीक है? क्लियर है? तो आंसर विल बी, आंसर होगा कौन सा, बी। आंसर इज बी, ठीक है? समझ में आ गया? चलो लिख लो इसको। ये है आज का होमवर्क नंबर 14 और 15। ये तो बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है? ये तो बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है? चलो लिखो जल्दी।